यस डियर फ्रेंड्स, ये 9th क्लास के बच्चों के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं फिजिक्स के टॉपिक मोशन को स्टार्ट कर रहा हूँ और जितने भी मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस पहले 10th 11th वाले भी देखें और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करें। ये जो टॉपिक है ये जेईई नीट सभी में इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी जितना भी बेसिक नॉलेज है ये पूरा का पूरा 9th क्लास का 11th क्लास में रिपीट होता है और 11th क्लास में उसमें और टॉपिक्स नए ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम 9th क्लास को स्ट्रांगली पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारा 11th क्लास भी काम में आएगा। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अपने 9th क्लास वाले बच्चों को भी शेयर कर दें, क्योंकि सभी पास मैं तो नहीं पहुंचा पा रहा हूं, परंतु जिनको ये मेरा वीडियो मिल जाए उसकी लिंक अपने फ्रेंड्स को ट्रांसफर करें। और मैं इसको बहुत ज्यादा गहराई में जाके नहीं पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है कि इस वक्त अगर मैं गहराई में पढ़ाने जाऊंगा तो एक एक टॉपिक के वीडियो 10 15 15 बनेंगे। तो मैं इसके ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप इसको पढ़ने के बाद अपनी पीडीएफ जो चैप्टर्स की उसको पढ़ सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ओवरव्यू के रूप में, मतलब जो न्यूमेरिकल पॉइंट है वो थोड़ा सा कम रहेगा पर थ्योरेटिकली आपको बहुत कुछ चैप्टर में कवरेज मिलेगा। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज मोशन। क्लास 9 का पहला चैप्टर है आपका मोशन। आपको समझना पड़ेगा कि मोशन वर्ड क्या है। तो हमको आता है मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है। मैं मोशन को रेस्ट में दिखा सकता हूँ, रेस्ट को मैं मोशन में दिखा सकता हूँ। अभी मैं रेस्ट में हूँ, खड़ा हूँ, इस वक्त मैं रेस्ट में हूँ, यस, पर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। किसके रेस्पेक्ट में? सन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सन घूम रहा है, सन घूम रहा है तो अर्थ सन के सामने अर्थ घूम रही है, अर्थ के ऊपर मैं हूं तो डेफिनेटली मैं भी मूवमेंट कर रहा हूं। तो यहाँ पे एक वर्ड होता है विथ रेस्पेक्ट। क्या समझना है आपको? विथ रेस्पेक्ट। कभी भी मोशन वर्ड को समझना है तो आपको विथ रेस्पेक्ट टू समझना होगा। सो लेट्स वी स्टार्ट मोशन विथ टू टर्म्स, वन इज रेस्ट, सेकंड वन इज मोशन। ये दोनों टर्म्स रिलेटिव टर्म्स हैं, दोनों टर्मिनोलॉजी कैसी है? रिलेटिव टर्म्स है। रेस्ट किसको कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब कहलाता जब उसकी पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग बदलती नहीं है, उसको हम रेस्ट कहते हैं। जैसे ये बोर्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यहीं पर है, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग रूम के कंडीशंस के अकॉर्डिंग बोर्ड की पोजीशन फिक्स है तो इट इज इन रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग बदल रही है तो वो किसमें है? मोशन में। जैसे कि मैं मेरी पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग कभी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो आई एम इन मोशन। तो रेस्ट और मोशन कैसे टर्म से है? रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म्स का समझाता हूं। मैं एक मान लीजिए बस में बैठा हूं और बस में मेरे साथ मेरा फ्रेंड है, हम दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे हैं, बस चल रही है, परंतु मेरे दोस्त के रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, जहां का वहीं हूं, और मेरा दोस्त मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में, परंतु हम दोनों जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में हम मोशन में हैं। क्यों? इज इट क्लियर? बाहर से जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में हम मोशन में। अब दूसरी बातचीत देखते हैं। हम बस के अंदर से बाहर देख रहे हैं, बस के अंदर से बाहर देखते हैं तो जो घर फिक्स होते रुके हुए घर चलते थोड़ी है, परंतु घर को अगर हम देखेंगे तो घर को पीछे में जाते दिखेंगे, जब हमारे पास आगे जाके तो घर पीछे जाते हुए दिखते हैं, तो क्या होगा? मोशन में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज को समझना पड़ेगा, हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। रेस्ट और मोशन किसके टर्म्स है? रिलेटिव टर्म्स है। विथ रेस्पेक्ट टू वर्ड हमारे हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगा। जब हम इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पढ़ेंगे, तो वो भी आपके लिए नहीं है, 9th क्लास के बच्चों के लिए हम उतना ज्यादा नहीं रहेंगे। तो रेस्ट और मोशन दो टर्म्स है। तो फिर से एक बार डेफिनेशन 9th क्लास के लिए स्टार्ट करें तो रेस्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअसली वेरी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। चलिए, आप मोशन में आ चुके हो। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो क्या होगा? डेफिनेटली वो कुछ दूरी कवर करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएगा, तो देयर विल बी अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कुछ लेंथ कवर्ड हो जाएगी। तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो वर्ड्स को समझना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो वर्ड्स को समझना है। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस पॉइंट ए से
मैं बी पे गया, ये थी मेरी 5 मीटर लेंथ, बी से सी पे गया, ये मेरा 5 मीटर लेंथ कवर करी, और सी से मैं डी पे गया, डी पे जाने पर मैंने 5 मीटर लेंथ कवर करी। और अगर मैंने ये देखा कि ये जो टोटल दूरी है जो मैंने कवर करी है, इसको मैं डिस्टेंस कवर कहूंगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि ए से डी तक जाने में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ए से डी तक जाने में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो डेफिनेटली मैंने 15 मीटर कवर करा। परंतु अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं ए से कितनी दूर जा चुका हूं, ए से कितनी दूर खसक चुका हूं, हाउ मच आई डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे ए को डी को डायरेक्ट, ये इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए ये 7 मीटर है, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वर्ड हो गया आपके लिए, और एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया डिस्टेंस। डिस्टेंस तो पहले से एक्स से पढ़ते आए हो, अब नया वर्ड पढ़ो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। प्रॉब्लम सर ये स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है? हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, वो हमारा डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, मोमेंटम हो, फोर्स हो, मास हो, टाइम हो, लेंथ हो, टेंपरेचर हो, ये जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। वैसे तो 3 कहना चाहिए, परंतु 9th में 2 ही पढ़ूंगा, हायर क्लासेस की बात करेंगे। 2 भागों में बांटा गया है। वो वेक्टर, वो क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, या जिनका 100% एक्सप्लेनेशन विद मैग्नीट्यूड हो जाता है, जिनमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है, उनको हम स्केलर कहते हैं। जैसे कि टाइम, किसी को टाइम बताते तो डायरेक्शन बताते हो क्या? नहीं, तो टाइम क्या है, स्केलर है। मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बताना है तो आप केवल मास बता दो, 5 kg 7 kg 10 kg जो भी मास है, उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत आपको नहीं है। स्पीड स्केलर है, उसमें कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है। वर्क स्केलर है, ओके, डेंसिटी स्केलर है। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती, परंतु बहुत सारी ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें आपको डायरेक्शन बताना जरूरी होता है, जिनमें डायरेक्शन के बिना महत्व पूरा उस मतलब जो डायरेक्शन नहीं बताओगे तो उस फिजिकल क्वांटिटीज में अधूरापन लगेगा। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का होना जरूरी है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब बोलोगे वेक्टर क्वांटिटीज कौन, क्योंकि आप 9th में आए हो, 9th में पहली बार वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हो, तो पहली वेक्टर क्वांटिटी हम डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट पहली वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरे नंबर पे हम वेलोसिटी आपको सिखाएंगे, तीसरे नंबर पे हम एक्सेलरेशन सिखाएंगे, चौथे नंबर पे हम आपको मोमेंटम सिखाएंगे, फोर्स सिखाएंगे। ये ऐसी क्वांटिटी से जो वेक्टर है। चलिए मैं आपको फोर्स से एग्जांपल देता हूं कि फोर्स को वेक्टर क्यों कहा गया है। आप आपके घर में कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि ये टेबल है, इस टेबल को उस कोने में खसका दो, उस कोने में शिफ्ट कर दो। तो आपको उन्होंने कितना फोर्स लगाना है ये भी बताया, किस दिशा में लगाना है वो बताया, और कितना डिस्प्लेसमेंट करना है, कितनी दूर खसकाना है वो भी बताया। तो हाउ मच फोर्स, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट एंड इन व्हिच डायरेक्शन, दोनों बताते हैं। तो फोर्स वैसी क्वांटिटी है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगी। एक बॉक्स है, उस पर मैंने किसी बच्चे को बोला फोर्स लगाओ, तो हो सकता है वो यूं भी लगा, इधर से भी लगा सकता है, इधर से भी लगा सकता है। तो हमें बताना पड़ता है एटलीस्ट उसको किस दिशा में खसकाना है, किस दिशा में फोर्स लगाना है। तो फोर्स ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का होना जरूरी है। अब अगर मुझे कहना है इसको खसकाओ, एक बॉक्स है, मैंने किसी को कहा इस बॉक्स को खसका दिया, तो पूछेगा सर किस दिशा में, एक स्टूडेंट को मैंने कहा इस बॉक्स को खसकाओ, तो बच्चा मुझसे पूछेगा सर किस दिशा में खसकाऊं, किस डायरेक्शन में खसकाऊं। तो उसने डायरेक्शन क्यों पूछी, क्योंकि मैंने उसको खसकाने के लिए कहा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताना जरूरी है। चलिए, तो हमारे पास हमने ये सीख लिया कि फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज उसको 2 भागों में बांटा गया है, स्केलर और वेक्टर। हायर क्लासेस में जाओगे तो एक टेंसर भी पढ़ोगे, जैसे कि करंट टेंसर क्वांटिटी है, अभी हम ये बात करते हैं।
तो मोशन की बात चल रही थी। मोशन में पहला टॉपिक था डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड मतलब कितने मीटर, साथ ही साथ किस दिशा में, किस डायरेक्शन में वो भी बताना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस हो ओनली वन थिंग, मैग्नीट्यूड। अब एक बात ध्यान से समझ लें, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनके रिप्रेजेंटेशन में बड़ी विशेषता है, उनके सर पर है, हेड पर एक एरो लगाया जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना तो वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, वेक्टर होता है। एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, एरो होता है। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, एरो होता है। फोर्स को f से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर एरो होता है। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन सब के सर पर, हेड पर एक एरो लगाना चाहिए, जिससे वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब बात आती है कि एक और चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों होता है, जबकि डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहां खड़ा हूं, ओके, और मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़े होने के बाद मैं 5 मीटर इस तरफ जाता हूं, तो मेरा इस इधर जाने को आपने पॉजिटिव माना, ठीक है, ओके, मैं इधर 5 मीटर गया, इसको आपने पॉजिटिव मान लिया। अगर मैं पलटकर 7 मीटर इधर आ जाता हूं, मतलब 5 + 2 मैं टोटल कितना आ गया इधर 7 मीटर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैं कितना अपने ओरिजिनल इनिशियल पॉइंट से कितना खसक गया। तो आप इनिशियल पॉइंट से बोलोगे कि सर इनिशियल पॉइंट से 2 मीटर आप लेफ्ट साइड जा चुके हो, तो इधर जाने को मैं नेगेटिव मानता हूं, इधर जाने को पॉजिटिव मानता हूं। नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक दूसरे के अपोजिट फेस रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसमें। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो इसको पॉजिटिव कह रहा हूं, इसको नेगेटिव कह रहा हूं, इधर वाले को पॉजिटिव कह रहा हूं, इधर वाले को नेगेटिव कह रहा हूं, बस ये तरीका है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। मैं बोर्ड पे एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों कैसे पॉसिबल है। ये मैं पॉइंट ए पर हूं, पॉइंट ए से 5 मीटर कवर करके बी पर गया, और अगर मैं बी पे रुक जाता हूं, तो कोई मेरा डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो हर कोई कहेगा कि इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी कितनी, 5 मीटर। मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। कितना है मेरा डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर। परंतु यदि मैं बी से पलटकर वापस इधर आ जाता हूं, ओके, और ये है इनिशियल और इसके बीच में ये 2 मीटर है, ओके, टोटल में कितना कवर कर चुका हूं, वापसी में 7 मीटर कवर कर चुका हूं। कोई पूछेगा मैंने कितनी दूरी चलते की है, मैंने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो 5 पहले इधर गया था, 7 वापस आया, टोटल 12 मीटर मैंने डिस्टेंस कवर करी है। तो हाउ मच डिस्टेंस आई कवर्ड, 12 मीटर। बट हाउ मच इज माय डिस्प्लेसमेंट, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो होगा -2। कितना होगा, -2, क्योंकि इधर वाले को मैंने प्लस माना है, उधर वाले को मैंने क्या माना है, माइनस। तो इनिशियल पॉइंट से मेरा फाइनल पॉइंट सी कितनी दूर है, 2, वो भी किस तरफ में, नेगेटिव साइड में, तो मैं इसको क्या कहूंगा, -2 मीटर खसक चुका हूं। इज इट क्लियर नाउ। अगर क्या होता कि मैं ए से स्टार्ट करता, बी पे जाता, बी से सी पे जाता, सी से डी पे जाता, और डी से वापस ए पे आ जाता, वापस कहां आ चुका हूं, ए पे, तो मेरा इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है। ए से स्टार्ट किया, ए पे ही खड़ा हूं, तो मैं अपनी पोजीशन से कुछ खसता हूं, कुछ डिस्प्लेस हुआ हूं, क्या नहीं हुआ हूं। इज इट क्लियर। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, 0 है। यहां मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी मैंने आपको सिखाया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी पॉसिबल। हां, बट डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी। मैं यहां खड़ा हूं और यहीं खड़ा हूं 1 घंटे बाद भी, तो कोई मुझसे पूछेगा कि आपका डिस्टेंस कितनी कवर करी, 0। डिस्टेंस कितनी कवर करी, 0, क्योंकि मैं अपने प्लेस से कुछ भी मूवमेंट नहीं कवर कर रहा हूं। तो डिस्टेंस 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं होती। जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों ही केस में पॉसिबल है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों की ऐसा यूनिट मीटर, दोनों की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। आप बोलो सर हम तो डिस्टेंस किलोमीटर में भी नापते हैं, आप नाप सकते हैं, नो डाउट। ना मेजरमेंट की कई यूनिट्स होती है, मेजर बड़ी यूनिट्स भी होती है, स्मॉलर यूनिट भी होती है। हम कई बार हमारे कॉपीज में सेंटीमीटर में भी नापते, लाइनें खींचते हैं, तो स्मॉलर यूनिट भी है, बिगर यूनिट भी है, पर फंडामेंटल ऐसा यूनिट डिस्टेंस की जो है वो मीटर है। ओके, नॉलेज के पर्पस से बोलूंगा, सबको पहले पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल कितना होता है, 10 टू द पावर 3
मीटर्स। इज इट क्लियर? और आप अधिकांश केसेस में 10 की पावर्स के रूप में ज्यादा लिखना चालू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो ये आपको 10 की पावर्स में लिखने वाले न्यूमेरिकल्स ज्यादा मिलेंगे और सॉल्यूशन में हेल्पफुल रहेंगे। तो हमने भी डिस्टेंस सीखा और क्या सीखा? डिस्प्लेसमेंट। दोनों के सिंबल्स में केवल इतना है ज्यादा कि आपने एक में एरो लगाते एक में नहीं लगा। कुछ बुक्स पढ़ने वाले बच्चों को ध्यान से देखना कि जो स्केलर क्वांटिटीज को लाइट प्रिंट करते हैं और जो वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल्स होते हैं उसको डार्क कर देते हैं या बोल्ड कर देते हैं, बाकी वो उस पे एरो नहीं लगाते। तो ये टेक्निक है रिप्रेजेंट करने की कि वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बोल्ड लेटर से। और हम लोग जो कॉपी में लिखते हैं तो हम बोल्ड नहीं कर पाते हैं, अलग से स्पेशल डार्क नहीं करना चाहिए हमको उसके सर पे क्या लगाना चाहिए? एरो लगा देना चाहिए। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर एरो लगेगा। तो हर एक वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब आपको मैं यहां एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क ये है, राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ रेस्ट, मोशन, देन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, साथ में इनके एग्जांपल भी लिखे ना। फिर आप इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन आपको लिखनी है डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की। मतलब अभी तक आपको 6 डेफिनेशंस को कहा है मैंने आपको। साथ ही साथ दो डिफरेंस भी लिखना है। You have to write down the difference between scalar physical quantity and vector physical quantity। पहला डिफरेंस लिखने को कहा है। दूसरा मैंने आपको डिफरेंस लिखने को कह रहा हूं, write down the difference between distance and displacement। write down the difference between distance and displacement। अब मैं आपको और आगे ले चलता हूं, मैं अभी ग्राफ्स के मूवमेंट पे नहीं जा रहा हूं। आगे चलते हैं, एक दो टर्म्स और नए आएंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। कौन से दो टर्म्स आएंगे आपके? स्पीड एंड वेलोसिटी। पहला हम स्पीड को समझते हैं। स्पीड आपका जाना पहचाना शब्द है। स्पीड कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नया शब्द नहीं है, आपको पता नहीं कब से 5th 6th से सीखते आ रहे हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। जनरली आप स्पीड की डेफिनेशन रट्टा लगा के बैठे हो। स्पीड is defined as the distance covered per unit time। हम कभी किसी गाड़ी की स्पीड निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? जनरली कार की स्पीड में कार में बैठे तो बोलते हैं 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में गाड़ी 70 किलोमीटर चल जाती है। आपकी गाड़ी की स्पीड अगर मैंने बोला 90 किलोमीटर पर आवर है, मतलब अगर इस स्पीड से गाड़ी चलेगी तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चले जाएगी? 90 किलोमीटर चले जाएगी। तो स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर है। डिस्टेंस स्केलर, टाइम स्केलर, तो दोनों स्केलर है। स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर तो डेफिनेटली यू विल गेट द स्केलर। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो स्पीड की यूनिट हुई मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या होगी आपकी? मीटर पर सेकंड। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं नया टर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी is defined as the displacement covered per unit time। velocity is defined as the displacement covered per unit time। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अभी मैंने सिखाया था डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट को जनरली s और उसके ऊपर एरो लगाते हैं और टाइम t। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस कारण वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हो जाती है? वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन आएगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की तरफ। यूनिट वही होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में नापते हैं, टाइम को नापते हैं सेकंड में, तो यूनिट वही आएगी मीटर पर सेकंड। हां, परंतु डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है ये? कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखिए, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होती किसी गाड़ी की स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और
जीरो भी हो सकती है। अब मैं आपको इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से स्पीड और वेलोसिटी को समझाने की कोशिश करता हूं, और न्यूमेरिकल वही दूंगा जो मैंने पहले भी दिया था, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समझ में आएगा। मैं पहली बार कहां से स्टार्ट किया था, पॉइंट ए से, कहां तक गया था, पॉइंट बी तक। कितने मीटर चला था, 5 मीटर। ओके, इसको आपने पॉजिटिव लिया था। जब पॉइंट में बी से पलट गया, मैं बी से मुड़कर कहां गया, पॉइंट सी तक गया। कहां तक गया, पॉइंट सी तक, और मैं कितना चला, दैट विल बी 7 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, और ये पूरा करने में मेरे को लगभग आई थिंक मुझे 2 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड। ये पूरी प्रोसेस करने में मुझे कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे। नाउ मैं ए से पहले बी गया, बी से दौड़कर वापस कहां आ गया, सी पर आ गया। टोटल टाइम मैंने कितना लिया, केवल 2 सेकंड। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस मैं कितना कवर कर चुका हूं, डिस्टेंस कवर कितना होगा मेरे द्वारा, डिस्टेंस कवर कितनी करी मैंने, 5 + 7 दैट विल बी 12 मीटर। और अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। तो वो कितना है मेरा, -2 मीटर। कितना है, -2 मीटर। अब मुझे स्पीड निकालनी है, स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर, और टाइम कितना लगा, 2 सेकंड्स का। तो कितना हुआ, 6 मीटर पर सेकंड। दिस इज माय स्पीड। अगर मेरी वेलोसिटी की बात करेंगे, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वेलोसिटी बराबर कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, -2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना है आपका, -1 मीटर पर सेकंड। दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या देखा कि मोशन एक ही जगह हो रहा है, एक ही बार एक ही केस है, स्पीड और वेलोसिटी अलग-अलग है। और एक और अच्छी बात, एक ही न्यूमेरिकल, पहले न्यूमेरिकल में आपको समझ में आ गई कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। चलिए, तो हमने भी बेसिक डिफरेंस समझा कि स्पीड क्या होती है, क्या समझा पहला टॉपिक, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या हो सकती है, स्केलर भी हो सकती है, स्पीड जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जबकि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों है। फिर से एक बार, सॉरी मैं गलत बोल बैठा हूं, स्पीड क्या है, केवल पॉजिटिव और जीरो है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। जबकि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों केस में पॉसिबल है। हां, दोनों की यूनिट सेम रहेगी, मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। कई न्यूमेरिकल्स में आपको किलोमीटर पर आवर में न्यूमेरिकल दिया जाएगा और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे। चलिए, तब तक एक होमवर्क हो गया आपका। कौन सा, दो क्वेश्चन होमवर्क के डेवलप हो गए। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, या ये कह सकते हो डिफाइन स्पीड, डिफाइन वेलोसिटी। और एक क्वेश्चन जो होगा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। These are the fundamental questions of class 9 जो स्टार्टिंग में हम लोग सीखते हैं। अब मान लीजिए किसी गाड़ी की स्पीड दी हुई है, एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको बदलने का तरीका ये है, 72 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर को आपको मीटर में लिखना है। किलोमीटर को किसमें लिखना है, मीटर में लिखना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। आवर, 1 आवर में कितने होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अब ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 3600। अगर हम इसको काट लें, थोड़ा सा छोटा कर लें, तो 10/36, या इसी को काट लें तो 5/18, तो 72 into क्या लिखते हैं, 5/18। तो ये एक ऐसा नंबर है 5/18, जब हम किलोमीटर पर आवर में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसमें बदल जाता है, मीटर पर सेकंड में। 18 से इसको काटोगे 4 into 5 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो आप 72 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हो, 20 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो।
मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कहीं पे लिखा है 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर को बदलने का तरीका क्या है आपका, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। सो इन दिस वे हम किलोमीटर पर आवर को किसमें बदल सकते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। कई न्यूमेरिकल्स में आपको इसका यूज करना पड़ेगा। ओके, चलिए मैं इसको रफ करता हूं। मैंने आपको स्पीड पढ़ाई, वेलोसिटी पढ़ाई, अब मैं स्पीड से रिलेटेड टर्म्स और वेलोसिटी से रिलेटेड टर्म्स की कुछ डेफिनेशन समझाता हूं और वीडियो के साथ आप लोग बाद में जैसे पॉज कर करके बीच में पॉज कर करके इस डेफिनेशंस को लिखेंगे, क्योंकि मैं डेफिनेशंस एक नहीं दो दो तीन तीन बार बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं और मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग है और इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी है, पूरा बाहर बंद है, रिस्क है हमारे साथ भी, बट आप लोगों की पढ़ाई ना मारी जाए इसलिए बाकायदा हम लोग मेहनत करके कुछ वीडियोस बना रहे हैं। चलिए अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे स्पीड और वेलोसिटी में। अब टाइप्स ऑफ स्पीड क्या हो सकती है, स्पीड को कहीं अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से डिफाइन कर समझे। अगर कोई गाड़ी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करती है, पहले 10 सेकंड के अंदर 20 मीटर, अगले 10 सेकंड के अंदर 20 मीटर, अगले 10 सेकंड के अंदर 20 मीटर, अगले 10 सेकंड के अंदर 20 मीटर, मतलब ईच एंड एवरी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कब कही जाएगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन ईच एंड एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब बात आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की होती होगी फिर तो, यस डेफिनेटली यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स in each and every equal interval of time, then its velocity is said to be uniform velocity। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में निश्चित टाइम इंटरवल में निश्चित फिक्स्ड डिस्टेंस कवर करते जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। आपको यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आ गई। अब मैं दो वर्ड्स और समझाता हूं, दोनों डेफिनेशन लिखेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड की लिखेंगे आप, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रिपीट करता हूं, यूनिफॉर्म स्पीड, if an object covers equal distances in each and every equal interval of time, its speed is known as uniform speed। अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो क्या कहूंगा, if an object covers equal displacements in each and every equal interval of time, then its velocity is said to be uniform velocity। now अब आएगा instantaneous velocity या instantaneous speed, मतलब पर्टिकुलर क्षण, जिस क्षण की बात कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर टाइम पर बात कर रहे हो, उस वक्त आपका टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल हो जाता है। जनरली हम जैसे क्या लिखते हैं, स्पीड इक्वल टू लिखते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो हमारा टाइम इंटरवल है, जब बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हम निकालते हैं बस इस क्षण क्या हो रहा है, इस वक्त की स्पीड क्या है, उस वक्त हमारा टाइम क्या होता है 2 सेकंड 5 सेकंड, बहुत ही कम समय के लिए उस वक्त हम निकालते हैं, तो उस वक्त की स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसी प्रकार अगर ऊपर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो तो हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो फिक्स नहीं। क्या होता है, हम कभी बाइक चलाते हैं तो बाइक स्टार्ट करते वक्त तो शुरुआत में घर के आसपास होते हैं आप लोग, तो बहुत धीमे धीमे चलाते हैं, मोहल्ले वाले हैं सब पहचानते हैं, पापा तक खबर पहुंच जाएगी, तो गाड़ी आप बहुत ही सिंपल स्पीड में चलाते हो, जैसे रोड पे आते हो आपको अपनी उम्र का असर आ जाता है, फिर आप गाड़ी एकदम स्पीड से चला लेते हैं, फिर कोचिंग आने लगती है तो आप फिर कर लेते हो स्लो कि नहीं यार एरिया वाला है पहचान में आ जाएगा। तो क्या ये स्पीड आपकी क्या हो रही है, कभी कम कभी ज्यादा, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इसी प्रकार नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, टाइम इंटरवल हर वक्त 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, हर सेम टाइम इंटरवल में आपका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ रहा है, तो आपकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर सेम टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आ रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो हमने बहुत सारे टर्म सीखे हैं। अब आप लोगों की नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द समझाने की कोशिश करूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भी ग्राफ्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं ग्राफ्स को एक अलग वीडियो लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा। बात करते हैं हम वेलोसिटी।
आपने अपने घर पे गाड़ी की वेलोसिटी घर वालों के सामने कम रखी, फिर धीरे से रोड आता तो बढ़ जाती है। हम लोग भी जब कार चलाते हैं तो जनरली सिटी से क्रॉस करते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम होती है, जैसे जैसे आगे जाते हैं रोड खाली मिलता तो हमारी स्पीड बढ़ते जाती है, हाईवे आता तो और बढ़ते जाती है। होता क्या है कि हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। किससे चेंज होती है? आप गाड़ी की वेलोसिटी किससे चेंज करते हो? हाथ में, अगर टू व्हीलर है तो हाथ में एक्सीलरेटर होता है, फोर व्हीलर है तो पैरों में एक्सीलरेटर होता है। किससे चेंज करते हैं? एक्सीलरेटर से। एक्सीलरेटर मतलब जो स्पीड बढ़ाए। इज इट क्लियर? जो स्पीड में परिवर्तन करता है वो क्या होता है? एक्सीलरेटर। खींचते हैं तो बढ़ जाती है, छोड़ते हैं तो कम हो जाती है। सो नाउ जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। वेलोसिटी मान लीजिए आपकी गाड़ी की u थी, धीरे 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 आपने उसकी बदल के कितनी कर दी? v कर दी। ये क्या है आपकी इनिशियल और ये क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो मान लीजिए आपकी गाड़ी की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। गाड़ी की वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई आपकी गाड़ी की स्पीड? वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी हो गई है? 50 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड होने में आपने कितना टाइम लिया? 20 सेकंड आपके ले लिए। तो आपकी गाड़ी में इस वक्त एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कितनी वेलोसिटी बदली? आप 10 मीटर पर सेकंड से किस पे हो चुके हो? 50 मीटर पर सेकंड। कितना परिवर्तन हुआ? 10 से 50 मतलब 40 का चेंज हो चुका। अगर आप लिखना चाहो तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज आल्सो अ फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी? 50 मीटर पर सेकंड। इनिशियल कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा आपका? 20 सेकंड्स। ओके, तो कितना आया? 40 by 20 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब पर सेकंड आपकी गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ाते जा रही है। पहले सेकंड आपकी इनिशियली 10 थी तो 1 सेकंड बाद 12 हो गई, फिर 1 सेकंड बाद 12 की 14 हो गई, फिर 1 सेकंड बाद 16 हो गई, फिर 1 सेकंड बाद 18 हो गई। तो दिस इज द रेट। जिस रेट से आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है उसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सेलरेशन। Acceleration is the rate of change of velocity per unit time. अब बोलो कि गाड़ी की स्पीड घटती भी है, वहां पर भी एक्सेलरेशन ही कहलाता है, पर वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को कई बार रिटार्डेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन। तो मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको लिखने कहूंगा कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखें। क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द rate of change of velocity per unit time. Rate of change of velocity per unit time. किसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल a से डिनोट किया जाता है। स्मॉल a इक्वल क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये डेल जो है ट्रायंगुलर डेल बना जो आ रहा है 9th क्लास में, ध्यान दें ये जो ट्रायंगुलर डेल है ये चेंज बताता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहां पर भी क्या लिखा? v - u / t, जो आपको टाइम लग गया। ओके, नाउ एक्सेलरेशन किसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। कई बार गाड़ी में बैठते हैं तो कुछ लोग गाड़ी को धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं, सिस्टमैटिक बढ़ाते हैं, मतलब एक कांस्टेंट रूप से धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। कई बार क्या होता है, कुछ बंदे गाड़ी की स्पीड कभी तेज कर लेंगे, बहुत तेज कर लेंगे, फिर धीरे कर लेंगे, फिर तेज कर लेंगे, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मतलब वहां पर एक्सेलरेशन कभी कभी शुरुआत धीरे धीरे बढ़ रही, फिर अचानक बहुत बीच में बहुत तेजी से बढ़ा दी, तो वहां पर जहां पर एक्सेलरेशन हर समय एक जैसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन पूरे समय एक समान कांस्टेंट सा है, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। आप जनरली रिटार्डेशन किससे प्रोड्यूस करते हो? एक्सेलरेटर को कम करके ब्रेक से। आप जब घर के आसपास आते हो, आपको गाड़ी रोकना होती है, तब आप क्या करते हो? एक्सेलरेटर कम कर देते हो, ब्रेक लगाते हो। तो ब्रेक क्या करते रहता है? गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम करेगा। इज इट क्लियर? तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी बात कर रहा हूं यूनिट की, इसकी बात कर रहा हूं मैं यूनिट की।
स्पीड की क्या है मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन की क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको यहां से हम इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ाएंगे और इक्वेशन ऑफ मोशंस के बाद इनके न्यूमेरिकल से स्टार्ट होंगे। हम वहां न्यूमेरिकल तक जाएंगे, समझेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, देखते हैं। ये जब भी लॉकडाउन के बाद क्लासेस स्टार्ट होगी तो हम फर्स्ट चैप्टर से पुनः स्टार्ट करेंगे आपको क्लासेस में। इसका मतलब ये नहीं कि हमने YouTube पे डाल दिया तो आपको यहाँ नहीं पढ़ाएंगे और आप लोग परेशान ना हो। जनरली कोचिंग जब भी शुरुआत से लगती है अप्रैल से लगती थी और अप्रैल में लगती थी 20-25 दिन, उसके बाद मई पूरा ऑफ जाता था और जून में कहीं जाकर स्टार्ट होती थी। तो एक सवा महीने की छुट्टी तो गर्मी में वैसे भी हर कोचिंग संस्थान आप लोगों को देता था, ऐसी कोई नई बात नहीं है। हाँ, यहाँ ये कोरोना के कारण आपको मिल रही है, इसलिए आपको महसूस हो रही है और वो भी तब मिल रही है जब अप्रैल था। अप्रैल में आपको जनरली छुट्टी नहीं मिलती थी तो अब इस बार अप्रैल में मिल गई, तो इसलिए आपको लग रही है कि छुट्टी हमारी ज्यादा हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। और कल की ही न्यूज बताई जाए तो सीबीएसई ने नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ कोर्स भी कम कर दिया है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक्स पढ़ाया जा रहा है आप उसको स्ट्रॉन्ग करते चलें, बस इसमें काम हो जाएगा। जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपको और फायदा पहुंचेगा। चलिए, हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन पे। तो पहले एक्सेलरेशन के एक बार रिपीट करूंगा फॉर्मूला। एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल टी भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं ना। कभी टी लिखा मिल जाए, डेल टी लिखा मिल जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक्सेलरेशन को dv by dt भी लिखते हैं। ये एक डिफरेंशिएशन का तरीका है। मैथ्स पढ़ोगे आप, मैथ्स में आपको डिफरेंशिएशन सिखाया जाएगा कैलकुलस के अंतर्गत, तो वहां पर इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो डेल भी लिखा जाता है और डी भी लिखा जाता है। और एक्सेलरेशन का एक बेसिक फॉर्मूला हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, u क्या करता है, इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, t क्या करता है, टाइम रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई गाड़ी है, हमको उसका एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, समय पता है, तो हम उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को अगर हम रिजॉल्व करें, सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आपका v minus u इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 80 और v इक्वल टू कितना आ जाएगा u प्लस 80। इस इक्वेशन को हम जनरली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे क्या कर सकते हैं हम, समय t पर अगर हमें एक्सेलरेशन पता है तो कहते हैं 10 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, 20 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हम पर्टिकुलर दिए गए समय पर फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो चुकी है, v इक्वल टू u प्लस 80। अगर हम ध्यान से देखें तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी बहुत इजीली यहां से प्रूव करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सब्जेक्ट की गहराई है पर मैं गहराइयों में नहीं जा रहा हूं, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, आप घर बैठे बैठे कुछ अच्छे से पढ़ सको, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक वर्ड है आपने भी पढ़ा होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पढ़ा था, मैं नहीं पढ़ाया कुछ देर पहले। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी आप कौन सी लोगे, इनिशियल लोगे कि फाइनल लोगे, ये तो फिर पता नहीं है। तो यहां पर आप कौन सी यूज करोगे, एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी यूज करोगे, एवरेज वेलोसिटी। अगर आपकी वेलोसिटी बदल रही है और वो यूनिफॉर्म तरीके से बदल रही है, वेलोसिटी कैसे बदल रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही, तो ही ये फॉर्मूला लगेगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी जनरली कैसे निकालेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 और टाइम को क्या लिख देंगे, t इक्वल टू s। अब भी आप बोलोगे सर हमको v का फॉर्मूला पता है, v का फॉर्मूला होता है u प्लस 80, तो हम उसको यहां भी यूज कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, u प्लस v की वैल्यू कितनी है, u प्लस 80 डिवाइडेड बाय t इनटू कितना आ जाएगा, t। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, पढ़िए 2u
2 था, सॉरी आई फॉरगेट, यहाँ पे t डिवाइडेड बाय क्या था 2 था, तो u प्लस u कितना हो गया 2u प्लस कितना आ गया आपका 80 डिवाइडेड बाय 2 है और पूरे से मल्टीप्लाई बाय क्या है t है, तो डिवाइडेड बाय 2 है, हम इसको दोनों अलग-अलग क्लास में कर देते हैं 2 को, ओके, तो ये हो गया। अब इसको t को अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो u into t कितना हो जाएगा ut प्लस 80 into t कितना हो जाएगा आपका 80 स्क्वायर, और नीचे 2 बचा हुआ तो उसको हम यहाँ ऐसा लिख देते हैं हाफ करके, तो s इक्वल टू कितना आ चुका है आपका ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से क्लियर कर दूं, इससे हम क्या पता करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे कल, खास तौर से न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए अच्छे से। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो दिए गए समय पे आप गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हो कि गाड़ी इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर जा चुकी है, फाइनल पोजीशन उसकी पता कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है s ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब मैं आपको यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्चुअली मोशन में 3 इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है, सेकंड इक्वेशन और बस 1 या 2 मिनट का काम बचा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल और डेरिवेटिव सब कुछ हम कल डेप्थ में चलेंगे। अभी आप लोगों ने मुझसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के दौरान सीखा कि वेलोसिटी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी कौन सी यूज करेंगे, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो तो एवरेज वेलोसिटी यूज करनी चाहिए, तो u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इनटू t आ चुका है। अगर मैं यहां पर इसी फॉर्मूले में s इक्वल टू u प्लस v को v प्लस u लिख सकता हूं, नो डाउट, देयर इज नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय 2 इनटू t लिखना है, तो टाइम क्या होता है, आप लोगों ने अभी पढ़ा था एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाय t, तो अगर मैं यहां से t निकालूं, t बराबर कितना होगा v माइनस u बाय a, तो मैं इस t की वैल्यू यहां रखूं, यहाँ जो t लिखना है मेरे को, ये जो t है, इस t की वैल्यू मैं ये वाली रख सकता हूँ, तो t की वैल्यू कितनी हो गई v माइनस u बाय a। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 2a जो नीचे आ रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2as इक्वल टू हो गया v प्लस u इंटू कितना हो गया v माइनस u, तो अगर हम यहाँ पर a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें क्लियर हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है v प्लस u, v प्लस u और v माइनस u, इसमें हम a प्लस b इंटू a माइनस b यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हुई 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू u प्लस 80, दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल टू कितना होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इनके कहां क्या यूज है ये सब मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा, और बहुत ही डेप्थ में हम इसको पढ़ेंगे, ये केवल एक इनिशियल है, इतना आप तैयार कीजिए, कल आपको बहुत कुछ नया मटेरियल मिलेगा। थैंक यू।